हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, बताइएगा। नीरज चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इन एथलेटिक्स कैटेगरी टू विन अ गोल्ड मेडल। ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट्स ने अब तक इसके बारे में जानकारी ले ली होगी। नहीं ली है तो प्लीज रिमेम्बर, जेवलिन थ्रो जो है उस कैटेगरी के अंदर है। जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा। पहला गोल्ड मेडल आया है इंडिया के लिए एथलेटिक्स में आज तक की हिस्ट्री में पहली बार। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम आया बजरंग पूनिया का। सो ही हैज़ वॉन विच ओलंपिक मेडल? तो आपको बताना है। ये रेसलिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जो है वो रेसलिंग के अंदर जीता है। सो बजरंग पूनिया को सिल्वर मेडल। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। 8 अगस्त वॉज सेलिब्रेटेड एज द एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव करके इस साल 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 1947 से 2022 में। तो 75 ईयर्स के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव करके एक सेलिब्रेशन गवर्नमेंट पूरे साल में चला रही है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो यू मस्ट नो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला क्या है। और 8 अगस्त को किस चीज़ की एनिवर्सरी होती है? कौन सा मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त को शुरू हुआ था? ये भी आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप आंसर करना चाहते हैं स्लाइड पॉज कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हम आंसर क्या है हमारे पास में? आंसर आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है, वो 8 अगस्त को आती है। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और इसीलिए बॉम्बे में जहां से ये शुरू हुआ था उसको अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन प्लान इन 1942, ठीक है, 1942 में हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगस्त 1942 की बात है ये। एट ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको आज की तारीख में नाम बदल के कर दिया गया है अगस्त क्रांति मैदान। तो ये अगस्त क्रांति की शुरुआत क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट की क्विट इंडिया स्पीच के बाद से शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने बॉम्बे में दी थी। कब दी थी? 8 अगस्त को दी थी, ऑन 8 अगस्त 1942। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट इवेंट और ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लॉन्च्ड अ मास प्रोटेस्ट डिमांडिंग व्हाट गांधी कॉल्ड एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल। उन्होंने कहा कि एक व्यवस्थित तौर से ब्रिटिश जो हैं वो भारत को छोड़ के चले जाएं। और उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो ब्रिटिश ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। और जहां तक कि एवन दो इट वॉज एट वॉर, वो जहां तक कि युद्ध लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उसके बावजूद भी द ब्रिटिश वर प्रिपेयर टू एक्ट। ऑलमोस्ट द एंटायर लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल विद इन आवर्स ऑफ गांधीज स्पीच। गांधी जी की भाषण देने कुछ घंटों के अंदर अंदर सभी कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। खैर, इसी के साथ में बताइएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? जो विमेन कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये चीज ध्यान रखिएगा। बट इनके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं उन सब के अपॉइंटमेंट को लेके गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। इनके चेयरमैन अभी रिसेंट में अगर अपॉइंट हुए हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन मेंबर्स होते हैं और इनका टेन्योर कब तक होता है। इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिए, यूपीएससी पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन डालती है। आंसर आएगा रेखा शर्मा। जो मिसेस रेखा शर्मा हैं ये प्रेजेंटली चेयरमैन है नेशनल वुमेन कमीशन की, और इन्हीं को जो है वो 3 साल का फिर से टेन्योर जो है वो इनका बढ़ा दिया गया। National Commission of Women was set up as a statutory body in January 1992 under the National Commission for Women Act of 1990. It is a statutory body, यानी कि ये कानून के द्वारा बनाई गई संस्था है। कौन सा एक्ट है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के द्वारा बनाई गई 1919 में। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। The chairman will hold the office till the age of 65 years or 3 years of tenure, whichever is earlier. या तो उनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, मतलब वो 3 साल तक ऑफिस में एज ए चेयरमैन रहें, या फिर उनके 65 साल की एज पूरी हो जाए। इनमें से जो चीज पहले होगी ना उसके हिसाब से होगा। तो इनका दोनों ही कंडीशंस में से 3 साल वाली कंडीशन पूरी हो गई थी तो इनका टेन्योर खत्म हुआ था, बट इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। दे कैन बी रीअपॉइंटेड एज डन इन दिस केस। चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट बात करेंगे। नॉलेज इकोनॉमी मिशन स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन के नाम से जो प्रोग्राम स्कीम है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है, आपको मुझे बताना है। स्टेटमेंट
जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द आंसर वुड बी केरल, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, केरल स्टेट ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जिसमें वो अपनी इकोनॉमी को नॉलेज बेस पे बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज इंक्रीज इन पास्ट ईयर्स। चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर टू इंडिया। India's export to China has increased in recent years. India has decreased imports from China in past year. पॉज कर सकते हैं स्लाइड को, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ में इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है धीरे धीरे। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है हमारा व्यापार घाटा, हिंदी के अंदर बोलते हैं। इसका मतलब होता है जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उसके मुकाबले में हमने कितना इंपोर्ट किया है। अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के मुकाबले में कम है तो हम उसमें घाटे में, नुकसान में। मान लीजिए आपने 10 रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया और 90 रुपीज का सामान इंपोर्ट किया, तो उस कंडीशन में 10 रुपए का सामान जो आपने एक्सपोर्ट किया था वो 90 रुपीज में से 10 रुपए तो आप उसमें से चुका देंगे, बट बाकी बचे हुए 80 रुपए आप कहाँ से देंगे? तो उस कंडीशन में वो 80 रुपीज जो है वो घाटा है, नुकसान है, आपको लॉस है, क्योंकि उस केस में आप अपनी जीडीपी के अंदर से अपनी जो एक्चुअल इनकम है उसमें से उस पैसे को देंगे। अगर यहीं पे यही एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होता, अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 80 रुपीज होता और हमारा इंपोर्ट भी 80 रुपीज होता, तो आप उसी 80 रुपीज से अपना इंपोर्ट वाला जो पैसा है 80 रुपीज वो पूरा पूरा चुका देते। उस केस में आप घाटे में नहीं होते। ठीक है, बट यहां पर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर क्योंकि इंडिया हमेशा इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम, इसीलिए हम हमेशा घाटे में रहते हैं। दिस इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो एक रिसेंट में आईवी रिपोर्ट के हिसाब से कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज डिक्लाइंड, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, 53 बिलियन पे आ गए हैं हम, और अब ये 44 बिलियन पे आ गया है इन 2020 एंड 21। ठीक है, डिक्लाइन फ्रॉम यूएसडी 53,000 से 44 पे आ गया, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा डिक्लाइन है ये। एक्सपोर्ट टू चाइना हैव इंक्रीज्ड, पहले 21 बिलियन एक्सपोर्ट होता था हमारा, अब जो है वो 16 बिलियन हो गया है। ठीक है, 16 बिलियन इन 2019 से, जो 16 बिलियन होता था अब 21 हो गया। Exports were 16.75 billion in 2018 and 2019, तो ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। उसके अलावा इंपोर्ट जो है वो चाइना से हमारे कम हुए हैं। 2019-18 के अंदर 70 बिलियन इंपोर्ट करता था इंडिया चाइना से, उसके बाद में 65 बिलियन का सामान हम करते थे, और इस साल जो है वो ये 65.21 का हुआ है, तो इट हैज डिक्रीज, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिक्रीज हुआ है तीनों ही चीजों में, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, बताइए विच इंडियन इज अपॉइंटेड एज द एजुकेशन एडवाइजर फॉर वर्ल्ड बैंक। रिसेंटली किस इंडियन को वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के तौर पर या एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया? आंसर आएगा रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले जो हैं उन्होंने पिछले साल इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड जीता था, बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे, तो आपको ये सीधे सीधे ध्यान रखना है, रणजीत सिंह दिसाले का नाम याद रखना है। रणजीत सिंह दिसाले हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर स्टार्टिंग फ्रॉम जून 21। ठीक है, सीधे सीधे ध्यान रखना है, आपको ये नाम डायरेक्टली पूछे जाने के चांसेस हैं, सभी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। अगला नाम जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो क्या हैं, वो बना दिए गए हैं इस साल यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली होती है उसके इस साल प्रेसिडेंट रहेंगे। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को इलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 7 जून। तो ये 1 साल के लिए रहता है। अभी जनरल असेंबली की मीटिंग्स जो है वो होने वाली है। जनरल असेंबली की मीटिंग क्या होती है? जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर बेसिकली आप ये समझ लीजिएगा यूनाइटेड नेशंस की एक संसद की तरह होती है जनरल असेंबली, जिसके अंदर सभी लोग मिल बैठकर सभी फैसलों पर डिसीजंस लेते हैं। इस जनरल असेंबली की सारी बैठक को चलाने का काम हर कंट्री में, मतलब प्रेसिडेंट इसका हर साल एक बार चेंज होता है, तो वो सारी कार्रवाई कौन देखेगा? ये अब्दुल्ला शाहिद देखेंगे। और ये कहाँ से हैं? मालदीव से हैं। मालदीव इंडिया का पड़ोसी कंट्री है, इसीलिए भी आपको ये नाम डायरेक्टली ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी ने
जो है वो 3 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। इंडियन नेवी ऑन 7 जून इंडक्टेड 3 इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH Mark 3। बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नहीं मानूंगा मैं इसको, बट हाँ फिर भी आपको पता होना चाहिए। ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स कौन सी कंट्री बना रही है, कौन सी कंपनी बना रही है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बना रही है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। अगला पॉइंट है, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक यानी कि यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसका मेंबर बना दिया गया इंडिया को। ये इंडिया इसमें मेंबर रहेगा 2022 की शुरुआत से लेकर 2024 के एंड तक, 2 साल के लिए होता है ये। जैसे इस साल इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था, ये 2022 के एंड तक रहेगा। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन इकोसॉक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी इंडिया जो है वो मेंबर बन गया है, और ये जो है वो इंडिया इसमें अगले साल शुरुआत में जनवरी में इसको शुरू करेगा। लास्ट फॉर द डे इज वीरेंद्र नानावटी। वीरेंद्र नानावटी को इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का मेंबर बना दिया गया है। डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर आ सकता है तो अदर एग्जाम्स में आ सकता है, यूपीएससी नहीं पूछती है इस तरीके के क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक पे डिफेंस उपदेश चैनल हर्षवीर0 के नाम से मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी, कोई हेल्प चाहिए तो। डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।